और जो विजन है कि 2047 तक हमें विकसित देश बनना है, विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बनना है, जिस हिसाब से हमारा देश तरक्की कर रहा है, शायद इसको कोई रोक पाए और 2027 में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना के वर्ल्ड में 3 नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। खाटू श्याम दिल। वो कहते हैं ना कि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी आपकी सफलता की उड़ान भी होगी। आज न्यूज़ 81 की खास सेगमेंट शख्सियत में मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो काफ़ी सालों से देश में अपना एक अहम योगदान दे रहे हैं, देश के अन्नदाताओं के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड भी है। और आपको मैं पहले भी इनके साथ मुखातिब करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से शख्सियत के इस खास सेगमेंट में जब मैं डॉक्टर राम गोपाल अग्रवाल जी का आपसे मुखातिब कराऊंगी, और जो कि धानुका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चेयरपर्सन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 81 के इस खास सेगमेंट। माहौल जो है चुनावी है और इस समय जो है जो मौजूदा में बीजेपी पार्टी है वो 400 पार का नारा लगा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपनी इस मंशा को पूरा कर पाएगी? देखिए, मैं नंबर के बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो पिछले 10 सालों में देश में काम हुआ है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज क्रिएट हुआ है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बन रहा है, जो किसी भी देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम आज ये समझते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, यंग जनरेशन है, वो ऐसा समझते हैं कि ऐसी पार्टी को हमें वोट करना चाहिए जो देश को प्रगति की ओर ले जाए। और आज लगता ऐसा ही है कि जो आज के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो और उनकी टीम जो देश के लिए काम कर रही है, पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया है। तो हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट बीजेपी की बननी चाहिए, लेकिन नंबर के बारे में हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। अच्छा, आप जो है चुनिंदा व्यापारियों में से एक आते हैं, और आपके हिसाब से बीजेपी की वर्तमान स्थिति सर क्या होगी? देखिए, बीजेपी ने जैसे अच्छे काम किए हैं, उनके काम मैं गिनाऊं तो बहुत सारे काम हैं। आज देश के लिए जो विश्व में उन्होंने भारत की पहचान बनाई है, आज से 10 साल पहले जब हम विदेशों में जाते थे तो हमारी कोई हिकारत की नज़र से देखते थे, लेकिन जब आज हम विदेशों में जाते हैं तो आज हमें इज्जत से देखा जाता है। तो आज इंसान के लिए इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और आज विश्व में भी देखें तो आज जो विश्व का डेटा जो हम लोग टीवी में देखते हैं, तो उसके हिसाब से आज मोदी जी भारत में नहीं विश्व के नेताओं में नंबर 1 पर हैं। तो आज जो नेता विश्व में नंबर 1 पे है, तो वो आज अपने देश में भी नंबर 1 पे तो है ही है, इसमें मैं कोई शक नहीं समझता। पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है पूरे विश्व में डंका जो है बज रहा है भारत का, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन विपक्षी दल जो है वो भी दमखम से पूरे जो है इस चुनाव में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि अलायंस जो है एक साथ एकजुट होकर जो है जिस तरीके से नज़र लगा के बैठा हुआ है कि उसे किस तरह से इलेक्शन जीतना है और मोदी जी और उनकी पार्टी को हराना है, आपको लगता है कि वो जनता जो है इन मंसूबों में खरे उतर पाएगा? पहली बात तो विपक्ष इकट्ठा नहीं हो पाया। एक स्टेट में वो इकट्ठे हैं तो दूसरे स्टेट में वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो इसको सही मायने में इकट्ठा होना नहीं मानता। वो कहने को इकट्ठा है, लेकिन वो दिल से इकट्ठा नहीं है। आज वो कितना दमखम लगा रहे हैं ये तो आप लोग बेहतर समझते हैं। हो सकता है कि कुछ सीट्स वो ले जाएं, लेकिन आज वो गवर्नमेंट बना लें ऐसी बात मैं नहीं सोचता कि अपोजिशन दमखम लगाकर भी हमारे देश में गवर्नमेंट बना लें। जो पिछले सालों के काम हुए हैं या जिस भी पार्टी का जिस स्टेट में रूल रहा है, तो वो उसकी अचीवमेंट्स को लोग आज देख रहे हैं। और जो आज इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनके अगेंस्ट आज एक नया बात उछल के आई कि अमेरिका के जैसे उनकी 60% प्रॉपर्टी उनकी डेथ के बाद ले ली जाएगी।
देखिए आज देश में इंडस्ट्रियलिस्ट ही तो हैं जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आज सरकार कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है? तो आज ये इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी वर्ग है जो देश को सही मायनों में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, और सरकार इस तरफ काम कर रही है, व्यापारियों की तरफ, देश की तरफ सोच रही है। सरकार ने इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपया R&D में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में नेशनल साइंस कांग्रेस में बोलते हुए ये कहा था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के नारे में उन्होंने जय अनुसंधान वर्ड जोड़ा था। लेकिन 2019 के बाद अनुसंधान पे बहुत ज़्यादा बजट शायद सरकार नहीं दे पाई, लेकिन इस साल के बजट में, क्योंकि बिना अनुसंधान के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे देश में ½ खर्चा है अनुसंधान R&D पे, जबकि विश्व के जो बड़े देश हैं, प्रोग्रेसिव देश हैं, वो 4-5% भी खर्च करते हैं। तो अनुसंधान से नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो सरकार आज हर तरफ सोच रही है और हर लोगों का ध्यान कर रही है। पहले आज हमारी माताओं बहनों के साथ क्या हाल होता था? पानी भरने 5-10 किलोमीटर खुले में शौचालय में जाना पड़ता था। चूल्हा हमने अपने घर में देखा है, अपनी माता जी को चूल्हा फूंकते हुए। तो आज अगर उन सबको गैस सिलेंडर मिल गए, तो आज ऐसा कौन सा नेता है जिसने पीछे इन छोटी छोटी बातों के ऊपर गौर किया? जिन लोगों को ये सुविधा मिली है, 80 करोड़ गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है, अगले 5 साल के लिए भी मुफ्त मिलेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। और इस पीरियड में मैं समझता हूँ कि सरकार सभी को गरीबी रेखा से ऊपर ले आएगी, और फिर फ्री भी बांटने की ज़रूरत नहीं होगी। रादर लोग टैक्स पेयर बन जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट के पास काफ़ी बड़ा बजट होगा जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होने से ही हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक जब देश के हम पहला शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तो उस समय विश्व गुरु होगा भारत, विश्व के नंबर 1 इकोनॉमी होगा। क्योंकि मैं हिस्ट्री में जाऊं तो आज हमारा विक्रमादित्य संवत के हिसाब से देखें तो जिस समय हमारा विक्रमादित्य संवत हुआ और महाराजा विक्रमादित्य हमारे देश के चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उस समय भी हमारे देश की 1/3 GDP हमारे देश से होती थी। इतना हमारा बिजनेस था, एक्सपोर्ट था। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में आतताइयों का हमला हुआ, 1200 साल की हमने गुलामी झेली, और उस गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ 1947 में। लेकिन कितने लोगों को आज़ादी का फ़ायदा मिला, और पिछले 10 सालों में कितने लोगों को आज़ादी का फ़ायदा मिला? तो आज जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और लोग सारी चीज़ों को एनालिसिस करके वोट देंगे। गाँव में भी साक्षरता बढ़ी है। आज गांव के लोग भी जो पढ़े लिखे हैं, वो मतलब मैं नहीं समझता किसी जातिवाद या किसी परिवारवाद की तरफ जाके वोट करेंगे। वो मैं समझता हूँ आज देश में जो देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाएगा और ले जा रहे हैं, उन्हीं को वोट करेंगे। देश में अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यापारी वर्ग हमेशा ही जो है गिना जाएगा उन लोगों में जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। ऐसे में व्यापारी वर्ग को किस तरीके की उम्मीदें हैं सरकार से, जो इस समय बीजेपी पार्टी है जो कि जो है पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में जो है सबके सामने वोट बटोरने में सबसे आगे दिख रही है। तो ऐसे में व्यापारी वर्ग की उम्मीदें क्या क्या हैं और किस तरीके की मांगे हैं सर? देखिए, मैं और व्यापार की तो बात नहीं कर सकता। मैं कृषि के क्षेत्र में काम करता हूँ। किसानों को एग्री इनपुट और साथ में टेक्नोलॉजी, जो आज नई टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे वेदर स्टेशन हैं, या आज ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसान खेत में अपने फील्ड में लगा ले
तो मोबाइल से कनेक्शन हो जाता है और उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आज हमारे किसान को आज जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब पे 18% GST देना पड़ता है और हमारे किसान को कोई मोटिवेट का फ़ायदा नहीं मिलता। तो मेरा निवेदन सरकार से होगा कि इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए और किसान के जो एग्री इनपुट्स हैं या तो उसके ऊपर कोई टैक्स ना हो। एक तरफ सरकार 2-2.5 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे रही है, दूसरी तरफ जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर टैक्स लगा रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम ड्रोन के ऊपर 15,000 ड्रोन दीदी बनाने का शुरू किया है, लेकिन आज उसके ऊपर 18% टैक्स किसी भी तरीके से मैं उचित नहीं समझता। तो एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर सरकार कंसीडर करे। और एक और हमारी समस्या है, हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं किसानों से। किसान अनपढ़ होता है तो हमारे देश में आज एक पैरेलल इंडस्ट्री नकली एग्री इनपुट की डेवलप हो गई है और वो किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं और उसकी वजह से आज हमारी कृषि की पैदावार विश्व में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले 1/3, 1/4 मतलब 33%, 25%, 35%, 40% कह सकते हैं। अगर आज उनको सही टेक्नोलॉजी मिल जाए, ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट मिल जाए और साथ में क्वालिटी की एग्री इनपुट मिल जाए, तो आज चीन की फार्मर की आमदनी हमारे फार्मर से 3 गुना ज़्यादा है प्रति हेक्टर। तो हमारा किसान भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी आज हमारे किसान की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर हमारे किसान की पैदावार बढ़ जाए और हम उसको एक्सपोर्ट करें इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड बना के, तो हमारे किसानों की हालत भी बदल सकती है। 50% पॉपुलेशन गांव में रहती है, किसानी करती है, तो उसकी हालत सरकार ने बहुत सी नीतियां बनाई है, लेकिन उसका फ़ायदा बड़े किसानों को मिल जाता है। छोटे किसान पढ़े लिखे नहीं होने से उनका फ़ायदा भी नहीं ले सकते। तो आगे सरकार को कृषि में ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसका फ़ायदा छोटे किसानों को भी मिल सके। हमारा देश भारत सर लोकतांत्रिक देश है और जो है इस समय लोकतांत्रिक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या लोकतंत्र की स्थिति क्या है भारत में बनी हुई है? देखिए, हमारे देश में हर जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर आज हम कंपनी चला रहे हैं, हमारी लिमिटेड कंपनी हैं, तो आज शेयर होल्डर को राइट है कि वो वोटिंग करता है, तो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। जब डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं तो वो अपना चेयरमैन MD सेलेक्ट करते हैं। मैंने कंपनी में बताया, या दूसरी संस्थाओं में भी आप देखें तो हर जगह, मतलब ज़्यादातर जगह ऐसा नहीं है कि किसी को थोपा जाता है। बहुत सी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रस्ट हैं, सब जगह इलेक्शन होते हैं। तो वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो या कोऑपरेटिव सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। हमारे यहाँ देश में ज़्यादातर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं और उसको भी मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने सब इन चीज़ों को कंप्यूटराइज करने की बात की है। तो जो इस चीज़ों का पालन नहीं करेगा तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। और अभी हम 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि सरकार ने 7,000 पेस्टिसाइड कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए, जो सरकार की लाइसेंस के हिसाब से फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाए। सरकार ने KYC फॉर्म दिया था, उसमें काफ़ी लंबे समय दिया लोगों को वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, जो पूरी नहीं कर पाए तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। तो मैं आने वाले समय में समझता हूँ कि मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में बड़ा बदलाव होगा। तो मैं समझता हूँ कि व्यापार में भी कुछ गलत लोग हैं, सरकार में भी गलत लोग हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी,
ताकि जो सरकार का नारा है कि हम करप्शन को हटाएंगे, तो जहाँ जहाँ कंप्यूटराइजेशन हो गया तो वहाँ तो करप्शन हट चुकी है। लेकिन जहाँ मैनुअल डीलिंग है तो वहाँ अभी भी मतलब करप्शन पूरी तरीके से नहीं हटा और लोगों को परेशानी है। और मैं समझता हूँ कि तीसरे टर्म में मोदी जी हर चीज़ को, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम व्यापारी को खुला आसमान देंगे उड़ने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो खुला आसमान उड़ने को देंगे और जो भी अड़चने हैं व्यापार की, किसी भी व्यापार की, वो उनको दूर करेंगे। और जब हिंदुस्तान का दिमाग वर्ल्ड में सबसे तेज है, अमेरिका के जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जाएं उनके सीईओ देखें तो वो हिंदुस्तानी हैं। अमेरिका में हर तीसरा डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर हिंदुस्तानी है। तो अमेरिका के डेवलपमेंट के पीछे हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारे हिंदुस्तानी भाई अपने देश के लिए भी काम करते, लेकिन हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर पीछे अच्छा नहीं था, लेकिन आज हमारे देश में एटमॉस्फेयर अच्छा है। बाहर के मुल्क को से जो लोग चले गए थे हमारा देश छोड़ के, आज वो वापस आ रहे हैं और इंडिया में उनको बेहतर एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इंडिया की ग्रोथ के लिए वो काम कर रहे हैं। एक तरफ वर्ग है व्यापारियों का, दूसरा तरफ आम जनमानस का वर्ग है और दोनों में होड़ मची है विकासशील से विकसित बनने की। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन अभी तक भी हमने G20 का प्रोग्राम किया जिसमें अपनी बहुत छवि हमने अपनी विदेशों के सामने, हमारा जो बिज़नेस, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में नंबर था वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ। तो आज कौन विकसित नहीं होना चाहता? मुझे बताइए कि आज गरीब से गरीब आदमी भी सपना तो देखता है कि उसका अपना घर हो, उसके पास नौकरी हो, ठीक से रहने को, अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा हो। तो हर इंसान सोचता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हमने सुना है कि 20-20 घंटे काम करते हैं और हर समय उनकी एक ही सोच होती है कि मेरे देश के हर नागरिक को मैं अपना घर, अपनी छत, भर पेट खाना, उसको इलाज और शिक्षा जैसी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी करें, तभी हम विकसित देश कहला सकते हैं। और जो विजन है कि 2047 तक हमें विकसित देश बनना है, विश्व में नंबर 1 इकॉनमी बनना है, जिस हिसाब से हमारा देश तरक्की कर रहा है, मैं समझता हूँ कि आज जो 2027 तक हमारा $5 ट्रिलियन की इकॉनमी और थर्ड इकॉनमी बनने का टारगेट है, आज जो हमारी स्पीड है शायद इसको कोई रोक पाए। और 2027 में हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना के वर्ल्ड में 3 नंबर की इकॉनमी बनने जा रहे हैं, ये मेरे को पूरा विश्वास है। लोकतंत्र का पर्व बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, हर एक मतदान बेहद ज़रूरी है। ऐसे में मतदाताओं को पॉलिटिकल पार्टी को चुनने के लिए किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है, मतदाताओं को ये देखना चाहिए कि उनके इलाके के जो नेता हैं, पीछे अगर वो थे तो उन्होंने उनके लिए क्या काम किया, उन्होंने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया। आज खाली नेता चुन के, क्योंकि ये स्टेट का इलेक्शन नहीं है, ये सेंट्रल का इलेक्शन है, ये कौन पार्लियामेंट बनेगा, कौन देश को आगे चलाएगा, उसका इलेक्शन है। तो मतदाता को ये सोच के इलेक्शन में वोट देना चाहिए कि ऐसे लोगों को लोकसभा में भेजें जो देश की प्रगति के लिए सपोर्ट करें, ना कि उसकी प्रगति में बाधा बने। आखिरी में, क्योंकि आपके इतने व्यूअर्स हैं, आपको ध्यान लगा के सुनते भी हैं लोग और आप प्रेरणा स्रोत भी हैं कई लोगों के लिए समाज में, तो लोकसभा चुनाव जो है, इस समय जो है हीट ऑफ द मोमेंट जो टॉपिक चल रहा है उसी को लेकर है कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनमानस को, किस तरीके से जो है लोगों में ये उत्साह कायम रहे और लोग जो है मतदाता केंद्र में जाकर अपना मतदान ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतदान नहीं देते हैं और वक्त नहीं निकाल पाते। अभी 2 जो पोलिंग हो चुकी है तो उसमें वोट परसेंटेज काफ़ी
कम रहा है। मिडिल क्लास है या कुछ लोग हैं। सन 2002 में भी बीजेपी का कैंपेन था गोल्डन इंडिया, तो बहुत से लोगों ने ये सोच के वोट नहीं किया हम तो जीत रहे हैं। तो आज हर हिंदुस्तानी को अपने वोट का उपयोग करना चाहिए। वोट डे को हॉलीडे या छुट्टी का डे ना बनाकर वो कहीं भी हो उसे अपना मतदान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हक हमें 5 साल में मिलता है। और हमें अगर हम अच्छी गवर्नमेंट बनाएंगे तो हमारी आगे तरक्की होगी, और अगर अच्छी गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमारा देश आगे जाने की जगह पीछे चला जाएगा। तो अब मतदाता को मैं तो यही मैसेज दूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो अपने मत का ज़रूर उपयोग करें और सारी बातें सोच समझकर अपने मत का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो हमारे साथ ये थे डॉक्टर राम गोपाल अग्रवाल जी, जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी हैं, और इस तरीके से धानुका ग्रुप जो कि काफ़ी सालों से देश के किसान, देश के अन्नदाताओं और देश में अपनी अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, और इस तरीके से आपको शख्सियत में मैंने इनसे रूबरू कराया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से लोक पर्व, लोकतंत्र का पर्व को जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मतदान का सही उपयोग, सही पार्टी पर अपना दांव चुनें। उम्मीद करती हूँ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, न्यूज़ 81।